Hello students, welcome back with another video, that is forfeiture and reissue of shares. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था शेयर्स के बारे में, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में हमने सारा डिस्कशन किया था, वेदर इट इज थ्योरी पोर्शन और इट इज न्यूमेरिकल पोर्शन। और हमने सारे बोर्ड से जो बोर्ड एग्जाम जो हमारे होने वाले हैं उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सारे क्या किए थे, कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हमने इसको अलग इसलिए कर दिया क्योंकि ये खुद एक जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कहना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन आना भी 100% क्या रहता है, तय रहता है। ठीक है, तो समझते हैं हमने इशू ऑफ शेयर्स देखा था और कि शेयर्स कंपनी कैसे इशू करती है और उसकी कैसे काउंटिंग करती है। आज हम देखेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले शब्द है फॉरफीचर। सबसे पहला शब्द है हमारा फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स क्यों होता है? वाई शेयर्स आर कैंसिल्ड। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स क्यों होता है? तो फॉरफीचर की जो प्रोसेस होती है, फॉरफीचर की जो प्रोसेस होती है वो जब कभी भी कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग पेमेंट करता है। डिफॉल्टिंग पेमेंट करने का मतलब है कि शेयर होल्डर से पैसा मांगा गया लेकिन उसने कॉल सीनियर कर दिया और पैसा उसने नहीं दिया। मतलब पैसा मांगने पर भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर्स क्या कर देती है, फॉरफीट कर देती है। मतलब उसके शेयर्स का क्या कर देती है, कैंसिलेशन कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक राम नाम का एक हमारा शेयर होल्डर था। राम नाम का शेयर होल्डर था, उसके पास 100 शेयर्स थे। उसके पास 100 शेयर्स थे और उसके एक शेयर की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी। उससे एप्लीकेशन पर मांगा गया था 3 रुपए, अलॉटमेंट पर मांगा गया था 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया था 4 रुपए। अब राम ने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया, राम ने ये पैसा तो दिया, लेकिन ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। तो कंपनी इस कंडीशन में क्या करती है, मतलब उसने यहाँ पे भी कॉल सिग्नेचर किया और उसने यहाँ पर भी कॉल सिग्नेचर किया। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब भी कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट करता है, मतलब पैसा नहीं देता है, ठीक है, पैसा देने में बदमाशी करता है, तो कंपनी उसके शेयर्स क्या कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। बाई बैक मतलब अपने शेयर्स क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। उसी को कहा जाता है फॉरफीचर और उसी को कहा जाता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इशू करके कंपनी ने अपने शेयर्स उसको दिए थे और फॉरफीट करके कंपनी अपने शेयर्स क्या कर रही है, फिर से वापस ले रही है। उसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है ये जो हमने राम के 100 शेयर्स फॉरफीट किए हैं इसको दोबारा से इशू करना, इसे दोबारा इशू करना कहलाता है हमारा क्या, री इशू। ये जो री इशू बना हुआ है ये दो शब्द से बना है, री प्लस इशू। और हमें री का मतलब पता है, री का मतलब पुनः या दोबारा। ठीक है, पुनः इशू करना या दोबारा इशू करना। ये फॉरफिटेड शेयर्स, जिन शेयर्स का हमने फॉरफीट किया है, जिन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया, उन्हीं शेयर्स को दोबारा फिर से री इशू करना या दोबारा फिर से बेचना क्या कहलाता है, हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, तो ये था हमारे हेडिंग का मतलब। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑन शेयर्स। इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जब भी फॉरफीचर होता है शेयर्स का तो क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो ये है, नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मतलब ये कि जिस शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्टिंग पेमेंट किया था, जिस शेयर होल्डर्स ने बदमाशी की थी, ठीक है, पेमेंट देने में, तो उसके शेयर्स जब फॉरफीट कर लिए जाते हैं तो कंपनी के रजिस्टर में जो मेंबर्स का रजिस्टर होता है, शेयर होल्डर्स का जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर से उसका नाम क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मतलब उसका नाम वहां से हटा दिया जाता है। दूसरा, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर लूजेस ऑल हिज राइट्स इन द कंपनी एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम इज फॉरफिटेड। जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होता है उसका जब कंपनी से नाम हटा दिया जाता है, कंपनी के रजिस्टर से, मेंबर रजिस्टर से उसका जब नाम हटा दिया जाता है, उसके बाद वो अपने सारे अधिकार क्या कर देता है, खो देता है। वो सारे अधिकार खो देता है और उसके द्वारा
उस शेयर होल्डर के द्वारा, जो डिफॉल्टर था शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर के द्वारा अभी तक जितना भी पैसा कंपनी के पास जमा किया गया था, चाहे वो एप्लीकेशन का हो चाहे वो अलॉटमेंट का हो, वो सारा पैसा कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। उसके शेयर भी छीन लेती है और पैसा भी क्या करती है, जब्त कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मिस्टर राम ने एप्लीकेशन का 3 रुपए दे दिया था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, तो ये वाला पैसा तो इसने दिया ही नहीं था, लेकिन ये जो पैसा 3 रुपए जमा था ये कंपनी अपने पास क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, ठीक है, और ये पैसा उसको नहीं लौटाती है। तीसरा पॉइंट है फॉरफिटेड अमाउंट। ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है, जो पैसा कंपनी ने जब्त किया है, ये कहलाता है क्या, फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होता है, जो हमने फॉरफिट करके इकट्ठा किया है, वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है एक सेपरेट अकाउंट में, और उस सेपरेट अकाउंट का क्या नाम है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स थे। उसके बाद है जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आखिर कौन से प्रोसीजर फॉलो करती है कंपनी जब शेयर्स उसे क्या करने होते हैं, फॉरफिट करने होते हैं। तो सबसे पहले जब कंपनी को शेयर फॉरफिट होने होते हैं, तो सबसे पहले कंपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करवाती है। एक क्या करवाती है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट कर रहे हैं, उन सभी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करवाती है कि कौन कौन ऐसा है जो डिफॉल्ट इन पेमेंट कर रहा है। लिस्ट बनाने के बाद जब हमारी लिस्ट हो जाती है तैयार, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक लीगल नोटिस भिजवाती है सभी के घर जो भी डिफॉल्ट इन पेमेंट कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट की सहायता से एक लीगल नोटिस भिजवाती है। और उस लीगल नोटिस में क्लियर कट 14 डेज का टाइम दिया होता है, इंडिकेशन होता है, मतलब जिस दिन भी वो नोटिस को रिसीव करेगा उस दिन से अगले 14 दिन तक, अगले 14 दिनों तक का समय दिया जाता है, और उसमें क्लियर इंडिकेशन होता है कि इन 14 दिनों के अंदर जो भी आपका बकाया पैसा है, जो भी आपका पैसा बचा हुआ है, वो पैसा आप विद इंटरेस्ट जमा करें, वो पैसा आप विद इंटरेस्ट जमा करें, नहीं तो आपके शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे, फॉरफिट कर लिए जाएंगे, आपके शेयर्स छीन लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर, ये 14 दिन बीत जाने के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का पैसा नहीं देता है, उस कंडीशन में अब कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। उसके बाद फिर कंपनी इंतजार नहीं करती है और उनके शेयर्स का फॉरफिचर कर लेती है, मतलब उनके अंशों का क्या कर लेती है, हरण कर लेती है, उन अंशों को वापस ले लेती है और उनका मेंबर्स रजिस्टर से नाम हटवा देती है। ठीक, तो ये प्रोसीजर था। सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर होती है, उसके बाद एक लीगल नोटिस भेजी जाती है, जिस लीगल नोटिस में 14 डेज का क्या होता है, टाइम होता है, और कहा जाता है कि उस 14 डेज के अंदर आपको अपनी जो भी बचे हुए पैसे हैं, जो भी बकाया कॉल्स हैं, विद इंटरेस्ट पे करना है। और उसके बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो उसके शेयर्स को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब फॉरफिट कर दिया जाता है। ठीक था, तो ये हमारा इतना पॉइंट जो था, इतना सिर्फ थ्योरी सेक्शन था। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, कि कैसे फॉरफीचर अकाउंट होता है और कैसे री इश्यू होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं फॉरफीचर की एंट्री, की फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। अब फॉरफीचर की एंट्री समझने से पहले, जैसे एंट्री हमारे सामने लिखी हुई है, एंट्री क्या लिखी हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। अब ये एंट्रियां हुई कैसे, कब हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, कब हमें अलॉटमेंट लिखना है। तो जैसे हमको पता है कि फॉरफीचर हर शेयर्स का हो सकता है, चाहे वो इशूड एट पार हो और चाहे वो इशूड एट प्रीमियम हो। हमें ये ध्यान देना है कि शेयर जो हमारा फॉरफिट हुआ है वो इशू कैसे हुआ था। अगर वो इशूड एट पार है तो उसकी अलग एंट्री होगी, अगर इशूड एट प्रीमियम है तो उसकी अलग एंट्री होगी। डिस्काउंट वाला हमारे सिलेबस पे है नहीं, ठीक है, तो हमें दो कंडीशन पढ़ना है, इशूड एट पार का फॉरफीचर और इशूड एट प्रीमियम का फॉरफीचर। तो इशूड एट पार, अगर हम बात करें इशूड एट पार की, इशूड एट पार की, तो अगर हम पार वैल्यू पे इशू किए थे और उसका फॉरफीचर हो रहा है, पार वैल्यू पे हमारा इशू था और उसका फॉरफीचर करना है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फॉरफीचर का मतलब क्या है कि अब प्रोसेस हमारी उल्टी। हमने जब शेयर इशू किए थे, कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे, तो कंपनी के पास से शेयर जा रहे थे,
कंपनी के पास से शेयर जा रहे थे और मतलब शेयर्स के बदले में हमें क्या मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। ठीक है, तो हर जगह हमने शेयर कैपिटल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। जहां पे भी हमने एंट्री की थी हर जगह इशू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब फॉरफीचर में प्रोसेस उल्टी। फॉरफीचर में क्या हो रहा है कि अब कंपनी अपने शेयर्स क्या कर रही है, वापस कर रही है। कंपनी अपने शेयर्स क्या कर रही है, वापस कर रही है। और जब भी अपने कंपनी शेयर वापस कर रही, फॉरफीट कर रही, तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर को फॉरफीट कर रही है, वापस ले रही है अपने शेयर्स, बाई बैक कर रही है, तो अब हमारे शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वैसे तो एंट्री सिर्फ इतनी सी होती है फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। ठीक, अब ये जो आगे लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा हुआ है कि शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, तो आपको ध्यान रखना है अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बात है तो आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा बनाना है कि एंट्री हमेशा क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। उसके बाद हम यहाँ पे रीजंस लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रीजंस, कि किन कारणों से फॉरफीचर हुआ है, किन कारणों से फॉरफीचर हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि एक आदमी है मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर्स थे और एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए। उससे पैसा मांगा था एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए। हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल का उसने पैसा नहीं दिया है। तो रीजन क्या है फॉरफीट करने के, मिस्टर ए के जो शेयर्स कंपनी फॉरफीट करे उसका रीजन क्या है कि मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और मिस्टर ए ने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे रीजन जब हम लिखेंगे तो जिसका पैसा नहीं मिला होगा, जिसके कारण से शेयर फॉरफीट हो रहा है, वो रीजन आएगा। मतलब यहाँ पे जो रीजन आएगा वो अब क्या आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। और अगर मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया था तो फिर यहाँ पे अलॉटमेंट भी जुड़ जाता। मतलब हमारी सिंपल सी एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और उसके बाद हमें रीजन लिखने हैं कि किस कारण से फॉरफीचर हुआ है। ठीक है, तो वो सारे रीजंस क्या होंगे, जिसका भी पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया होगा, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो सेकंड कॉल का, वो सारे रीजंस यहाँ आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर स्पेसिफाई है कि कौन से शेयर है, टाइप्स ऑफ शेयर कौन से हैं, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो फिर यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो यहाँ पे फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। और क्वेश्चन पे अगर स्पेसिफाई नहीं है टाइप्स ऑफ शेयर तो फिर आप सिंपली शेयर कैपिटल का यूज कर सकते हो। तो हमें जो एंट्री ध्यान पे रखनी है क्या लिखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, क्योंकि जब हम इशू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल हमारा क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब हम फॉरफीट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रीजंस। ये सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या है, रीजन ऑफ फॉरफीचर, रीजन ऑफ फॉरफीचर। ये फॉरफीचर्स के क्या है, रीजंस हैं। इन्हीं फॉरफीचर के रीजंस को हम कॉल सिनेरियर के नाम से लिख सकते हैं। इन्हीं फॉरफीचर के रीजंस को शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल को कॉल सिनेरियर के नाम से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इशूड एट पार वैल्यू पे जिन शेयर्स का हम क्या करते हैं, फॉरफीचर करते हैं। अब बात आती है कि अमाउंट क्या लिखा जाए, बात आती है कि अमाउंट क्या लिखा जाए। तो अमाउंट लिखने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब अब तक का मांगा गया पैसा। अब तक का मांगा गया पैसा क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमने कहा अब देखो कंपनी फॉरफीट कभी भी कर सकती है। मतलब जब तुमने पहली बार, जब शेयर होल्डर ने पहली बार पैसा नहीं दिया उसके बाद भी फॉरफीचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। अगर कंपनी फॉरफीचर अलॉटमेंट के बाद ही करना चाहिए, मतलब यहीं पे अगर फॉरफीट कर रही है मतलब अलॉटमेंट के बाद ही, तो अब तक का मांगा पैसा कितना होगा, 336। क्वार्टर फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 रुपए। पर अगर कंपनी फॉरफीचर यहाँ पे कर रही है,
फर्स्ट कॉल के बाद, तो अब तक का मांगा गया पैसा कितना होगा, 3,362 8 रुपए। और अगर कंपनी फॉर फ्यूचर सेकंड कॉल की बात कर रही है तो अब तक का मांगा गया पैसा कितना हुआ, 3,362 8 10 रुपए। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अब तक मांगे गए पैसे में कि कंपनी फॉर फ्यूचर कब कर रही है, कंपनी अलॉटमेंट की बात कर रही है तो अलॉटमेंट तक का पैसा, फर्स्ट कॉल की बात कर रही है तो फर्स्ट कॉल तक का पैसा, सेकंड कॉल की बात कर रही है तो सेकंड कॉल तक का पैसा। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ लिखा है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अगर हमारा शेयर पहले इश्यू हुआ था प्रीमियम पे और उसका फॉरफीचर कर रहे हैं, तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो फिर प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा, और लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो फिर प्रीमियम यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड एट, अब तक का प्राप्त पैसा। अब तक का प्राप्त पैसा मतलब जैसे अगर इसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया तो कौन सा पैसा सिर्फ प्राप्त है, एप्लीकेशन का। अगर इसने अलॉटमेंट भी दिया होता तो कितना पैसा प्राप्त है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का। उसके बाद रीजंस में अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अप्राप्त पैसा, जो हम रीजंस लिखते हैं तो जहां भी पैसा नहीं मिला, जितना अलॉटमेंट का नहीं मिला उतना यहाँ, जितना फर्स्ट कॉल का नहीं मिला उतना यहाँ, जितना सेकंड कॉल का नहीं मिला उतना यहाँ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये एंट्री थी। अब हम बात करते हैं अगर हमने इशू किया है प्रीमियम पे तो फिर हमारी क्या एंट्री होगी। चलिए, अगर हमारे शेयर्स जो हैं वो पार वैल्यू की जगह प्रीमियम पर इशू, पार वैल्यू की जगह प्रीमियम पर इशू हो तो एंट्री जो है वो हमारी सेम रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब फॉर फ्यूचर हुआ है उस डेट तक आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है या नहीं। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, मतलब प्रीमियम को नहीं लिखना है। पर अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो फिर आपको यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना पड़ेगा, जो ये लिखा हुआ है। अगर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कौन से अमाउंट से, प्रीमियम के अमाउंट से, जो प्रीमियम का पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो फिर आपको ये सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन आपका एज इट इज, जैसे पार वैल्यू का क्वेश्चन किया हमने उसी तरह प्रीमियम का भी होगा। पर इन केस अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रीमियम को लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को, आपको प्रीमियम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि कब हमारी कौन सी एंट्री होगी। पहले हम एक फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर आपको री इशू का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अच्छा, इशू जब हम शेयर्स कर रहे थे तो इशू करते वक्त हम सिर्फ इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम के क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट वाला तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद जब री इशू होगा, जब हमारा शेयर री इशू होगा, मतलब जो शेयर्स का हमने फॉरफीचर किया है उन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को जब हम दोबारा से री इशू करेंगे, दोबारा से बेचेंगे, तो वो शेयर्स हमारे पार वैल्यू पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम वैल्यू पे भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पर भी री इशू हो सकते हैं। मतलब जो फॉरफिटेड शेयर हैं वो इशूड एट पार भी हो सकते हैं, इशूड एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, इशूड एट डिस्काउंट भी। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं फॉरफीचर का और उसके बाद फिर देखते हैं री इशू। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन और इसको हम देखते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री हम कैसे पास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है रवि वॉज होल्डिंग 25 शेयर्स। रवि जिसके पास कितने शेयर्स थे, 25 शेयर्स थे रवि के पास। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। ऑन विच ही पेड ₹2 ऑन एप्लीकेशन, जिस पर एप्लीकेशन था 2 रुपए जो रवि ने दे दिए। बट कुड नॉट पे ₹3 ऑन अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट कितने का था, अलॉटमेंट था 3 रुपए का जो रवि ने नहीं दिया है। एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल कितने का था हमारा, फर्स्ट कॉल का भी था 2 रुपए जो रवि ने नहीं दिए। आगे लिखा हुआ है डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्या हमारा पूरा पैसा मांग लिया गया था, नहीं। 3 2 5 2 7, सिर्फ कितने रुपए मांगे गए थे, 7 रुपए। मतलब यहाँ पे बैलेंस था, अभी बैलेंस था, और बैलेंस कितने रुपए का था, बैलेंस 3 रुपए का था, और जो कि अभी मांगा ही नहीं गया है, जो अभी क्या किया गया है, मांगा नहीं गया है। अच्छा, यहाँ पे रवि ने
के पास जो 25 शेयर्स थे 10 रुपए के, एप्लीकेशन में तो पैसा दिया था, अलॉटमेंट का 3 रुपए नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया है, और यही इसके बाद ही आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर्स का फॉरफीचर हुआ, डायरेक्टर्स फॉरफीचर द शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब इसके बाद शेयर्स का क्या कर लिया गया है, फॉरफीचर कर लिया गया है। गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर, और हमें एंट्री करनी का है कि सिर्फ फॉरफीचर की। क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना भी है, अगर लिखा हुआ है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, फिर आपको सारी एंट्रीज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन की, री अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, देन आफ्टर उसके बाद आपको फॉरफीचर की एंट्री करना पड़ेगा। पर जब स्पेशली लिखा हुआ है कि हमें एंट्री पास करनी है काहे की, फॉरफीचर की, तो आपको डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं फॉरफीचर। ये तो इशूड एट पार का था, तो प्रीमियम का कोई केस है ही नहीं इसमें। हमने कहा था कि एंट्री आपको क्या लिखनी है, डायरेक्ट एंट्री लिखनी है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, आपको हर बार पहले ये एंट्री लिखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और उसके बाद यहाँ इसके नीचे लिखना है आपको रीजंस का है कि फॉरफीचर के। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है रीजंस क्या है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, तो हमारा जो रीजन होगा वो रीजन होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, अब बारी आती है पैसे लिखने की, अब बारी आती है पैसे लिखने की। तो शेयर कैपिटल में आपको क्या बताया गया था, अब तक का मांगा गया पैसा, अब तक कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 3 2 5 2 7 रुपए, 25 शेयर्स पर कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 7 रुपए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखते थे रीजंस में, अब तक का अप्राप्त पैसा, बकाया पैसा जो हमको नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट का कितने रुपए नहीं मिला है, 25 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल कितने की थी, 25 शेयर्स पर 2 रुपए की। ठीक, और आपको मिल कितना चुका है, शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, अब तक का प्राप्त पैसा, तो आपको मिला कितना है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, मतलब आपको जो रिसीव हुआ है वो सिर्फ 2 रुपए रिसीव हुआ है। ठीक है, बस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 50, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 50। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 175। अच्छा, कभी कभी हमें आगे चल के प्रॉब्लम होगी कि फॉरफीचर के अमाउंट हम कैसे निकालें, जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप जो फॉरफीचर के अमाउंट है उससे आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये, हमें पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमारे क्या होता है, इक्वल होता है, तो डेबिट का टोटल 175 है। अब आपको यहाँ पता है कि आपके रीजंस में कितने रुपए अलॉटमेंट में नहीं मिला है, कितना फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है, तो आप इस डेबिट से इन दोनों क्रेडिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब भी हमारा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और हमें बैलेंसिंग के रूप में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 फॉरफीचर का। अब हम देखते हैं प्रीमियम का केस। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 प्रीमियम का केस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन का डाटा निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ललिता टुक 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ललिता के पास 500 शेयर्स थे, ललिता के पास 500 शेयर्स थे और एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपीज, फ्रॉम योगिता लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। ललिता के पास जो शेयर्स थे वो कितने के थे, 100 रुपीज पर शेयर थे, पर वो काहे पे इशू किए गए थे, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, मतलब यहाँ पे +20 क्या था हमारा, प्रीमियम। इसका मतलब था ललिता के जो शेयर्स थे वो 120 रुपए पे इशू किए गए थे, 100 थी उसकी फेस वैल्यू और +20 रुपीज क्या था उसका प्रीमियम। आगे लिखा हुआ है, द शेयर मनी वॉज पेबल एज बिलो। जो शेयर का पैसा था वो कैसे देना था, एप्लीकेशन पर देना था 20 रुपीज, ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का था कितने रुपीज, ₹30 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम। 30 रुपीज का जो अलॉटमेंट था उसमें प्रीमियम भी क्या था, ऐड था, मतलब 20 रुपए प्रीमियम का हो गया, तो अलॉटमेंट कितने का हुआ, 10 + 20, और ये 20 रुपए क्या था हमारा, ये था हमारा प्रीमियम। आगे लिखा हुआ है, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर था कितना, 30 रुपीज, और आगे लिखा हुआ है एंड ₹40 ऑन फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल थी कितने की, 40 रुपीज की, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल,
ये कितने की थी हमारी 40 रुपीज की। आगे लिखा हुआ है ललिता पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ललिता ने सिर्फ क्या पैसा दिया है, इसने एप्लीकेशन दे दिया है और क्या दे दिया है, अलॉटमेंट। मतलब ललिता हैड पेड, ललिता ने ये वाला पैसा दे दिया है और ललिता ने ये वाला पैसा दे दिया है। एंड एज सच वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। अच्छा, क्वेश्चन में बताया गया है कि ललिता ने एप्लीकेशन दे दिया है, ललिता ने अलॉटमेंट दे दिया है, ओनली लिखा हुआ है, ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका मतलब है ललिता ने ये वाला पैसा नहीं दिया है और ललिता ने ये वाला पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल का पैसा 30 नहीं दिया है और सेकंड एंड फाइनल कॉल का 40 रुपए नहीं दिया है। यहाँ लिखा हुआ है सच हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। और फॉरफीचर कब हुआ है, फॉरफीचर हुआ है फाइनल कॉल के बाद, मतलब पूरा पैसा मांगा जा चुका है और उसके बाद क्या हुआ है, फॉरफीचर हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो रीजंस हैं वो रीजंस क्या हैं, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, इस कारण से उसका फॉरफीचर हुआ है। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको एंट्री लिखनी है फॉरफीचर की, जो हमने बताई, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। उसके बाद आपको चेक करना है अगर प्रीमियम है तो क्या प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम लिख लेते हैं क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ना समझ गए। उसके बाद हम लिखते हैं रीजंस यहाँ पे। तो रीजंस क्या है, रीजन फर्स्ट कॉल है और रीजन क्या है, फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। इतना करने के बाद आपको प्रीमियम को चेक करना है कि प्रीमियम का पैसा मिल गया है कि नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, ये मान लेना है कि क्वेश्चन पे प्रीमियम है ही नहीं। अगर लेकिन प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। ये हमने शुरू में बात कर ली जब हमने एंट्री बताई है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया है, और प्रीमियम जो था किसके साथ पे था, प्रीमियम था हमारा अलॉटमेंट के साथ में। और जब अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, मतलब प्रीमियम का भी पैसा क्या हुआ होगा, मिल चुका होगा। तो जब प्रीमियम का पैसा हमें मिल चुका है तो प्रीमियम को कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता तो फिर हमें प्रीमियम यहाँ क्या करना पड़ता, डेबिट करना पड़ता। डेबिट क्यों करना पड़ता, क्योंकि जब हम इश्यू करते थे तो प्रीमियम को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। पर अब प्रोसेस हमारी क्या है, उल्टी है, तो सारी एंट्रियां क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, ठीक। अब बात आती है अमाउंट लिखने की। तो हमने कहा था शेयर कैपिटल में लिखते हैं हम अब तक का मांगा गया पैसा, अब तक का मांगा गया पैसा। तो अब तक का कितना पैसा मांगा जा चुका है, ये देखिए पूरे 100 रुपए मांगे जा चुके हैं, पूरे के पूरे 100 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर हुआ है। तो 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100 रुपए, पूरे 100 रुपए मांगे जा चुके हैं और प्रीमियम को हमें इग्नोर कर देना है, ठीक। तो पूरे 100 रुपए मांगे जा चुके हैं, तो अब तक का मांगा गया पैसा कितना हो गया, 50,000, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि सबसे पहले रीजंस में लिखो पैसा। फर्स्ट कॉल का कितने रुपए नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का 30 रुपए नहीं मिला है, तो ये हो जाएगा 15,000। उसके बाद सेकंड कॉल का कितना नहीं मिला है, सेकंड कॉल का 40 रुपए नहीं मिला है, तो ये हो जाएगा इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 20,000। फिर हमने कहा कि अगर आपको दिक्कत जाती है तो फॉरफीचर का जो अमाउंट है आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल ले। 50,000 ये है और उसमें 35,000 ये माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 15,000। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो शेयर फॉरफीचर में हम क्या लिखते हैं, अब तक का प्राप्त पैसा। अब प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, तो प्रीमियम को छोड़कर कितना पैसा प्राप्त हो चुका है, 20 रुपए एप्लीकेशन का और 10 रुपए अलॉटमेंट का, मतलब कितना मिल चुका है, 30 रुपीज, ठीक है। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। तो ये था प्रीमियम का केस। अगर प्रीमियम क्वेश्चन पे दिया है और क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो फिर हमें प्रीमियम को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अरे बहुत इजी है, सबसे पहले शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर लिखना है और उसके बाद फॉरफीचर के रीजंस लिखने हैं, ठीक है। और फिर चेक करना है क्वेश्चन में कि प्रीमियम रिसीव हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फिर प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो फिर प्रीमियम को हमें क्या करना है, डेबिट करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से, ठीक है।
चलिए फॉरफीचर के बाद देखते हैं हम रीइश्यू। रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? रीइश्यू का मतलब होता है कि जिन शेयर्स का फॉरफीचर किया है कंपनी ने उन्हीं को दोबारा फिर से मार्केट पे इशू करना क्या कहलाता है? रीइश्यू। रीइश्यू, री प्लस इशू, री मतलब दोबारा और इशू मतलब निर्गमित करना। जिन अंशों का या जिन शेयर्स का कंपनी ने फॉरफीचर किया है उन अंशों को दोबारा कंपनी से मार्केट में क्या करेगी? इशू करेगी, मतलब दोबारा से बेचेगी। रीइश्यू तीनों कंडीशन में होता है। रीइश्यूड एट पार भी होता है, रीइश्यूड एट प्रीमियम भी होता है, रीइश्यूड एट डिस्काउंट भी होता है। रीइश्यूड एट पार का मतलब क्या है? अगर हमारा शेयर 10 रुपए का था और उसे दोबारा हम 10 पर ही बेच रहे हैं, वो कहलाएगा रीइश्यूड एट पार। रीइश्यूड एट प्रीमियम क्या होता है? अगर 10 का शेयर था और उसे हम 12 पे इशू कर रहे हैं, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे हम इशू कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा रीइश्यूड एट प्रीमियम। और डिस्काउंट, रीइश्यूड एट डिस्काउंट क्या होता है? जब फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं हम, वो कहलाता है रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे सामने रीइश्यू की एंट्री है, इसको हम समझते हैं पहले तीनों कंडीशंस में। सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसकी जो एंट्री होती है तो सिंपल एंट्री होती है। अगर हम पार वैल्यू की बात करें, अगर हम पार वैल्यू की बात करें तो सिंपल सी एंट्री होती है रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, बैंक क्या लिखते हैं हम? रीइश्यू प्राइस। जितने पे हमने शेयर्स को दोबारा रीइश्यू किया है वो रीइश्यू प्राइस किस पे आएगी? बैंक पे। शेयर कैपिटल पे क्या लिखा हुआ है? पेड अप वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक, पेड अप मतलब चुकता और कॉल्ड अप मतलब मांगी गई। ठीक, इन दो में से अगर पेड अप और कॉल्ड अप दोनों दी गई है तो हमें पेड अप वैल्यू को यूज करना है, और अगर पेड अप नहीं दी है तो किसका यूज करना है? कॉल्ड अप वैल्यू का। ठीक, तो ये एंट्री तो हर केस में होगी। जैसे हमने फॉरफीचर की बताई थी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर होगी, उसके बाद प्रीमियम है, प्रीमियम ऐड हो जाएगा। ठीक, और नीचे रीजंस में क्या होगा? चेंज होने लगेंगे, जो भी रीजन होगा वो रीजन लिख देते। उसी तरह यहाँ पे रीइश्यू में भी क्या है कि ये एंट्री तो कंफर्म होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पार वैल्यू की एंट्री। और दूसरी एंट्री कौन सी होती है? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब रीइश्यू में दो एंट्री होंगी, एक होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और दूसरी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अगर शेयर हमारा डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ है, शेयर अगर हमारा किस पे इशू हुआ है? डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या लग जाएगा? शेयर फॉरफीचर। डेबिट पे यहाँ क्या ऐड हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये लिखा हुआ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और ये किस अमाउंट से होगा? जितना हमने रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया है उस अमाउंट से शेयर फॉरफीचर के नाम से हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर शेयर हमारा प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है तो फिर ये यहाँ शेयर फॉरफीचर यहाँ से हट जाएगा और प्रीमियम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने लिखा है कि या तो क्वेश्चन पे शेयर फॉरफीचर मतलब डिस्काउंट की कंडीशन होगी, या तो कौन सी कंडीशन होगी? प्रीमियम। ये दोनों कंडीशन स्टार लगा हुआ है जिसमें ये दोनों कंडीशन साथ में नहीं होगी। या अगर प्रीमियम पे नहीं इशू है, डिस्काउंट पे नहीं इशू है, तो किस पे इशू है? पार वैल्यू पे। तो जब पार वैल्यू पे होगी तो सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ना ही डिस्काउंट लिखने की जरूरत है और ना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखने की जरूरत है। और अगर डिस्काउंट पे इशू है तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू है तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगी, चाहे ये आए और चाहे ये आए। ठीक, उसके बाद जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये फॉरफीचर के अमाउंट, जो फॉरफीचर अकाउंट में जो भी पैसा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। और इसका जो अमाउंट निकलता है, इसका जो अमाउंट निकलता है वो निकलता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल टू 1। ये 1 क्या अभी हम बताएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड माइनस 2। और ये 2 क्या है ये भी हम बताएंगे। और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हमें फॉरफीचर और रीइश्यू की साथ में एंट्री पास करनी है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, ये लिखा हुआ है अ कंपनी इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने टोटल 2000 शेयर्स इशू किए थे, 2000 शेयर्स, और एक शेयर कीमत कितनी थी? 10 रुपीज ईच। एक शेयर कीमत थी 10 रुपीज ईच। पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। पेमेंट जो कहना था एप्लीकेशन पर 3 रुपए। ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर था 3 रुपए। एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल, और कॉल पर था, मतलब फर्स्ट कॉल पर कितना था? 4 रुपीज। आगे लिखा हुआ है ऑल द मनी बट ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स। सारा पैसा मिल चुका है लेकिन 300 शेयर्स पर कॉल मनी को छोड़कर। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का जो पैसा था वो पैसा नहीं मिला है। कितने 100 शेयर्स पर? 300 शेयर्स पर ये पैसा हमें नहीं मिला है। आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स एंड री इशूड द सेम फॉर कैश ₹2800। पहले इनका फॉरफीचर किया गया है और फॉरफीचर करने के बाद इन्हीं शेयर्स को क्या किया गया है? री इशू किया गया है। और री इशू कितने में किया गया है? 2800 रुपीज पर। ठीक। पास फॉरफीचर एंट्री, री इशू एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है, हमें री इशू की एंट्री करनी है और हमें ट्रांसफर की एंट्री करनी है। कैपिटल रिजर्व में तीनों एंट्री हमें पास करनी है। ठीक। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री अगर पास करते हैं तो हमने फॉरफीचर की एंट्री क्या बताई थी? हमने बताया था कि शेयर कैपिटल को डेबिट करना है टू शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है कारण। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर के बाद हमें लिखना होता है कारण की फॉरफीचर का कारण क्या है। और फॉरफीचर का कारण क्या है कि 300 शेयर होल्डर्स ने कॉल मनी नहीं दिया है। 300 शेयर होल्डर्स ने कॉल मनी नहीं दिया है। तो कारण क्या है? टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। अब जब पैसा लिखने की बारी आती है तो हमने बताया था शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? अब तक का मांगा गया कुल पैसा, अब तक का मांगा गया कुल पैसा, अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक। तो कितना पैसा मांगा जा चुका है? 4 3 7 3 10। 300 शेयर्स पर पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके हैं। मतलब कितना मांगा जा चुका है? 3000। उसके बाद शेयर कॉल हम लिखते थे रीजन पे कितना पैसा नहीं मिला है। तो कितना पैसा नहीं मिला है? 300 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से ये पैसा हमको नहीं मिला है। तो ये कितना हो गया? 1200। उसके बाद हमने बताया था शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर का यूज कर सकते हैं। 3000 रुपए डेबिट में है, 1200 रुपए क्रेडिट में है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1800 रुपए। और चाहे तो शेयर फॉरफीचर में हम क्या लिखते हैं? अब तक का प्राप्त पैसा कितना मिल चुका है। तो मिला कितना है? ये एप्लीकेशन का मिल चुका है और ये अलॉटमेंट का मिल चुका है। मतलब 3 3 6 रुपए मिल चुका है। तो 300 शेयर्स पर 6 रुपए के हिसाब से कितना मिल चुका है? 1800 रुपए। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक। ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब हमें करनी है क्या? एक एंट्री री इशू की एंट्री। तो हमने बताया था कि री इशू की सिंपल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें ये देखना है कि री इशू हमारा पार वैल्यू पे हुआ है, कि री इशू हमारा प्रीमियम वैल्यू पे हुआ है, कि री इशू हमारा डिस्काउंट पे हुआ है। अब इन 300 शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी? इन 300 शेयर्स की कॉस्ट थी कितनी? 3000 रुपए। अब ये 3000 वाले शेयर कितने पे इशू हो रहे हैं? 2800 पे। कम पे इशू हो रहे हैं ज्यादा पे? ये कम पे इशू हो रहे हैं। और कम पे इशू जब होता है तो क्या होता है? हमारा डिस्काउंट होता है। तो हमने बताया था कि अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट किस नाम से लिखते हैं हम? शेयर फॉरफीचर के नाम से। कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक। री इशू प्राइस, बैंक में क्या लिखते हैं? री इशू प्राइस। तो री इशू प्राइस हमारी कितनी है? 2800 की। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल में पेड अप या कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप अमाउंट हमारा कितना था? पूरा कॉल्ड अप था 10 रुपए। तो 300 शेयर से कितना हो जाएगा? 3000। ठीक।
डिस्काउंट कितने का है, 3000 के शेयर्स थे, कितना में रीइशू हुआ 2800 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना हमारा 200। ये का है कि एंट्री हमारी रीइशू की। अब इसके बाद हमने दूसरी एंट्री हम बताए थे कि रीइशू में दो एंट्री होती है, एक ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर का जो पैसा होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। ठीक, तो वो एंट्री क्या होगी हमारी, वो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, अब इसमें जो अमाउंट आएगा, तो हमने अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस 2, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस 2। ये 1 क्या है और ये 2 क्या है, ये 1 और 2 की बात जो हम कर रहे हैं, ये हम फॉरफीचर की बात कर रहे हैं, ये हम क्या बात कर रहे हैं, शेयर फॉरफीचर की। जहां पे भी आपको शेयर फॉरफीचर पहली बार मिला है उसे नंबर 1 का नाम देना है। तो शेयर फॉरफीचर आपको सबसे पहली बार कहाँ मिला है, फॉरफीचर की एंट्री में कहाँ ये मिला है शेयर फॉरफीचर, ये इसे हमें देना है सिंपली नंबर 1। क्या देना है, नंबर 1। उसके बाद फॉरफीचर आपको दूसरी बार जहां मिला है उसे देना है नंबर 2। तो दूसरी बार हमें फॉरफीचर कहाँ मिला है, ये मिला है रीइश्यू में, इसे देना है नंबर 2। ठीक, उसके बाद इसको पुट कर देना है इस फॉर्मूले में, तो नंबर 1 की जगह में क्या हो जाएगा, नंबर 1 में कितना था 1800 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, कितने शेयर का रीइश्यू हुआ है, टोटल 300 शेयर्स का रीइश्यू हुआ है, ये हो जाएगा 300 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स का फॉरफीचर हुआ था, ये भी कितना है हमारा 300 माइनस 2 पे कितना है 200। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 18 में माइनस 200 तो कितना हो जाएगा 1600, और ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे 1600, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहले हमें डाटा नोट करना है, उसके बाद हमें फॉरफीचर करना है, और फॉरफीचर करने के बाद क्या करना है, रीइश्यू करना है। फॉरफीचर की सिंगल एंट्री और रीइश्यू की 2 एंट्री, एक रीइश्यू की और एक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व की। ठीक, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, यहाँ कौन सा अमाउंट जाएगा उसे हम कैसे निकालेंगे, नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस 2। जहाँ पे फॉरफीचर पहली बार मिला है वो नंबर 1 है, जहाँ पे फॉरफीचर दूसरी बार मिला है वो नंबर 2 है। अब दोनों को ले जाके फॉर्मूले में पुट कर देना है, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 माइनस 2 में कितना था 200, ये कैंसिल हो गया, 1800 में 200 माइनस कर दिया तो कितना आया 1600। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, और एक शेयर की कीमत कितनी थी 10 रुपए। ठीक, 100 शेयर्स थे, एक शेयर कीमत थी 10 रुपए। आगे लिखा हुआ है फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब है पूरा पैसा मांगा जा चुका था, मतलब 10 का 10 पैसा मांगा जा चुका था, 10 रुपए पूरा। आगे लिखा हुआ है ऑन विच, जिसमें 400 हैज बीन पेड, जिसमें केवल कितना पैसा पेड है 400, मतलब टोटल कितना पैसा हो रहा था, टोटल हो रहा था 1000। 100 शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा हो रहा था 1000। इस 1000 में 400 क्या है, पेड है, 400 क्या है, पेड है, मतलब जो बैलेंस है 600 वो क्या है, अनपेड है। और इसी के कारण से हमारा क्या हुआ है, फॉरफीचर हुआ है। ये पैसा क्या है हमारा अनपेड है, और इसके कारण से हमारा फॉरफीचर हुआ है। आगे लिखा हुआ है 40 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड इन 100 शेयर्स में रीइश्यू कितने का हुआ है, 40 शेयर्स का क्या हुआ है, सिर्फ रीइश्यू हुआ है, 40 शेयर्स रीइश्यूड अपॉन पेमेंट ऑफ ₹300, और ये रीइश्यू कितने में हुआ है 300 रुपए में, ये क्या हुआ है, रीइश्यू हुआ है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हमें एंट्री करनी है काहे की, फॉरफीचर की और रीइश्यू की।
तो सबसे पहले हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। तो फॉर फ्यूचर के लिए हमने सिंपल सा आपको बताया है कि सिंपल से एंट्री क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं क्या, रीजन। और रीजन क्या है, रीजन क्या है कि इसने 600 अनपेड किया, मतलब 600 पैसा नहीं दिया है। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है कि 100 शेयर्स थे, एक शेयर का 10 रुपए था और वो फुली कॉल्ड अप था, जिसमें से सिर्फ कितना पैसा पेड है, 400 पेड है, मतलब हमको 600 अनपेड है, जिसके कारण इसका क्या हुआ है, फॉरफीचर हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेयर कॉल अकाउंट, इसी को हम क्या भी लिख सकते हैं, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब पैसे लिखने की बारी आती है, हमने ये एंट्री कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, और रीजन क्या था, टू शेयर कॉल। जब पैसा लिखने की बारी आती है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब तक का मांगा गया पैसा, तो 100 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा मांगा जा चुका था, मतलब कितना पैसा मांगा जा चुका था, 1000। उसके बाद कितना पैसा नहीं मिला है, तो मिला कितना नहीं है, 600। इसको तो चाहे हम बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हैं 400, और चाहे तो शेयर फॉर फ्यूचर में हम क्या लिखते हैं, अब तक का प्राप्त पैसा। तो 1000 में अगर 600 नहीं मिला तो मिल कितना गया था, 400 रुपए। तो अब तक का प्राप्त कैसा है, पैसा कितना है, 400 रुपए। फिर हमने बताया जहां आपको शेयर फॉर फ्यूचर मिले वहां पे आपको सिंपल सा क्या लिख देना है, पहली बार जहां शेयर फॉर फ्यूचर मिले उसे लिख देना है नंबर 1। इसके बाद हमें करना है रीइशू। रीइशू कितने शेयर्स का हुआ है, टोटल 100 शेयर्स के बाद रीइशू नहीं हुआ है, ये सबसे ध्यान में रखने वाली बात है। रीइशू सिर्फ कितना हुआ है, 40 ऑफ दीज शेयर्स, इनमें से 40 शेयर्स पर रीइशू, इनमें से केवल कितने शेयर्स का रीइशू हुआ है, 40 शेयर्स का, मतलब टोटल 100 में से सिर्फ 40 शेयर्स का रीइशू हुआ है। तो हमें जो एंट्री करनी है वो 40 शेयर्स को ध्यान में रख के करनी है। तो हमने बताया था रीइशू की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 40 शेयर, एक शेयर की कीमत कितने रुपए थी, 10 रुपए, तो 40 शेयर का पैसा कितना होता है, 40 गुणे 10 मतलब कितना, 400। अब 400 रुपए कीमत के शेयर्स कितने में रीइशू हो गए, 300 में, मतलब कम पे इशू हुए। और ये जो कम पे इशू हुआ है ये क्या है, डिस्काउंट, ये क्या है हमारा, डिस्काउंट, मतलब ये रीइशूड एट डिस्काउंट है। और जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो डिस्काउंट को हम किधर शो करते हैं, डेबिट साइड में, किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से, किस नाम से शो करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं रीइशू प्राइस बैंक में, तो रीइशू प्राइस हमारी कितने रुपए है, 300 रुपए। शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, अब तक का मांगा गया पैसा, कॉल्ड अप, मांगा पूरा गया था, तो 40 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मांगा गया था, 400 रुपए। ठीक, तो डिस्काउंट कितने का है, 400 का शेयर हम कितने में बेच रहे हैं, 300 में, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है हमको, 100 रुपए का, जिसे हम लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। फिर हमने कहा कि आपको शेयर फॉर फ्यूचर जहां दोबारा मिले उसे क्या नाम दे देना है, नंबर 2। ये पहली बार यहाँ मिला था और दोबारा कहाँ मिला है, ये। और तीसरी एंट्री ट्रांसफर करने की जो एंट्री होती है हमारी, वो क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट हमें लिखना है, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसका कैलकुलेशन हम करते हैं, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस 2। 1, ये रहा हमारा 1, कितना है, 400, इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू, कितने शेयर्स का रीइशू हुआ है, 40 शेयर्स का, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, फॉरफीचर कितने का हुआ था, टोटल 100 शेयर्स का, माइनस 2। 2 पे कितना अमाउंट है, 100, 2 पे कितना अमाउंट है, 100। ठीक, इसको हम काट देंगे, ये और ये और ये और ये, तो 40 इंटू 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 इक्वल टू 60। तो ट्रांसफर कितना होगा पैसा हमारा,
60 रुपीज का। ठीक है, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा नीचे फॉर्मूला लिख के और ये कैलकुलेशन करके। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 48 और ये प्रीमियम का से केस है, मतलब रीइशू हुआ है हमारा प्रीमियम पे। लिखा हुआ है कृष्णा लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल 15,000 शेयर्स इशू किए गए थे और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। और ये 100 वाला शेयर कितने पे इशू हुआ था? 110 पे, मतलब 10 रुपीज क्या था हमारा प्रीमियम था। पेबल एज फॉलोस, एप्लीकेशन पर थे 30 रुपए, एप्लीकेशन पर थे 30 रुपए, अलॉटमेंट पर थे 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 10 प्लस 40 प्लस 10 रुपए प्रीमियम का था और 40 रुपए का था अलॉटमेंट का था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे 30 रुपए। ठीक, लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिए। एंड द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी ड्यू, और कंपनी को सारा पैसा रिसीव्ड हो गया विद द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। लेकिन एक एक्सेप्शन का केस था, जो अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा नहीं दे रहा। कितने शेयर्स पर? 150 शेयर्स पर, मतलब 150 शेयर्स पर ना तो यहाँ पैसा आया है और 150 शेयर्स पर ना यहाँ पैसा आया है। These shares were forfeited, इन शेयर्स का, ये 150 शेयर्स का क्या कर लिया गया है? फॉरफीचर कर लिया गया है। एंड रीइश्यूड टू नेहा, और इन्हीं 150 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। और रीइश्यू टू किसको किया गया है? नेहा को। और रीइश्यू कितने में किया गया है? एज फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹120 ईच, 120 रुपीज ईच पर ये क्या किया गया है? रीइशू किया गया है। मतलब 100 का शेयर कितने पे रीइशू हुआ है? 120 पे, मतलब 20 रुपए यहाँ पे क्या है हमारा? प्रीमियम है। ये 100 प्लस क्या है? 20 है, और 20 रुपीज का हमारा क्या है? प्रीमियम है। अब यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और हमने पहले बताया था, जब क्वेश्चन पे स्पेसिफाई ना हो क्लियरली कि आपको कौन सी एंट्री करनी है, अगर ऐसा लिखा रहे कि गिव जर्नल एंट्रीज या ऐसा लिखा रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, उस केस में आपको सारी एंट्रीज करनी पड़ती है। मतलब शुरू से एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फिर देन फॉरफीचर और देन रीइश्यू। ठीक, तो यहाँ पे वैसे तो सारी एंट्री आपको करनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री बताऊंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपसे सिंपल एंट्री बनती होगी। ठीक है, तो अगर हम फॉरफीचर की एंट्री की बात करें तो फॉरफीचर की पहले हमने जो बताया सिंपल से एंट्री हम लिखने हैं। क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। ये तो हम सिंपल एंट्री हर बार लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हम फॉरफीचर का कारण लिखते हैं। और फॉरफीचर का कारण क्या है? ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और काहे का पैसा नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, ये रीजन थे। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या था? रीजन था। उसके बाद हमने कहा था प्रीमियम के केस में कि आपको क्वेश्चन पे ये चेक करना है कि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है कि नहीं मिला है। प्रीमियम का पैसा मिल चुका है कि नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता था तो प्रीमियम को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता था तो फिर प्रीमियम को रिकॉर्ड करना पड़ता था। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रीमियम किसके साथ पे था? अलॉटमेंट के साथ पर था। और जब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब इसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है पैसा लिखने की बात। अब आती है पैसे लिखने की बात। तो हम पैसा लिखना चालू करते हैं। शेयर कैपिटल में हम कौन सा पैसा लिखते हैं? शेयर कैपिटल में लिखते हैं अब तक का मांगा गया पैसा। और क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा पैसा मांगा जा चुका था। पूरा का पूरा 100 रुपए मांगा जा चुका था, क्योंकि जो फॉरफीचर हुआ है वो फर्स्ट कॉल के बाद हुआ है। तो टोटल शेयर्स हमारे पास कितने थे? 150 × 100 = 15,000।
ठीक, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए का था, सिक्योरिटीज प्रीमियम था 10 रुपए का, और टोटल शेयर्स कितने थे 150, और ये 10 कितना हो गया 1500। ठीक, उसके बाद शेयर फॉर फीचर, इसे हम बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे हम रीजंस में लिखते थे जो पैसा बकाया था। तो शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं मिला है, 150 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से कितना पैसा नहीं मिला है, 150 गुणे 50, तो ये हो जाएगा 7500। ठीक, उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए नहीं मिले हैं, 30 रुपए के हिसाब से 150 शेयर्स पर, तो 150 गुणे 30, और ये हो जाएगा 4500। ठीक, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो हमने कहा था इसे हम बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर में देखते हैं, ये कितना हो गया 15 1 16,500, और ये कितना हो गया 7 4 11 1 12, तो 16,500 में 12,000 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4,500। ठीक, ये थी हमारी फॉर फीचर की एंट्री। और हमने कहा था कि जहां शेयर फॉर फीचर पहली बार यूज हो, हम कौन सा नाम देते थे, नंबर 1। अब हमें करनी है रीइश्यू की एंट्री। तो रीइश्यू का भी हमने बताया था कि सिंपल सी आपको एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम रीइश्यू की सिंपल सी एंट्री करेंगे जो हर बार करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अगर डिस्काउंट होता था तो यहाँ पे हम शेयर फॉर फीचर लिखते थे, और अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम को हम नीचे क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम दिया गया है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में हम लिखते हैं रीइश्यू प्राइस, तो रीइश्यू प्राइस हमारी कितनी दी गई है 120 रुपीज। तो टोटल कितने शेयर्स थे 150 शेयर्स और 120 रुपए, टोटल कितने थे 150 शेयर्स, तो 120 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18,000। उसके बाद शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं फेस वैल्यू कॉल्ड अप, तो फेस वैल्यू कितनी थी हमारी 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा 150 शेयर्स और 100 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा 15,000। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम कितने रुपए का है, 100 का शेयर 120 पे इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम कितने रुपए का है 20 रुपए का, तो 150 शेयर्स पर प्रीमियम है 20 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 3000। ठीक, और इसके बाद हम लास्ट एंट्री करते थे शेयर फॉर फ्यूचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, और उसके लिए एंट्री होती थी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड -2। अब यहाँ पे हमें फॉरफीचर ये यहाँ मिला है, लेकिन रीइश्यू में यहाँ फॉरफीचर नहीं है, मतलब नंबर 2 तो है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या है नंबर 1 है। तो नंबर 1 की जगह हमें 4500 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, कितने शेयर्स का रीइश्यू हुआ है 150 का, फॉरफीचर कितने का हुआ था 150 का, -0 क्योंकि 2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो -0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4500। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कहाँ पे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे फॉरफीचर और रीइश्यू के। आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी आप कांटेक्ट करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो अगर आपका बेस कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट मजबूत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव की। आपको रटने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं। अब फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करिए ऑब्जेक्टिव को रटने में, आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। ठीक है, उसका थ्योरी पोर्शन हो गया, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।